बच्चों कैसे हो आप लोग? आशा करते होंगे ठीक ही होंगे बाबू। तो बाबू कल के क्लास में, पिछले क्लास में क्रिया हम आप लोगों को ख़त्म कर दिए थे। तो आज हम लोग क्रिया के बाद नए सेशन को लेकर चलते हैं, दहन और ज्वाला, जो कि आज केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा और फिर कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम एक छात्र नंबर। तो चलते हैं बाबू, देखते हैं। केमिस्ट्री, दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला बाबू हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, और दहन को समझते हुए आगे चलेंगे। यह केमिस्ट्री का सबसे चैप्टर 1 का सबसे लास्ट टॉपिक है। आज के क्लास में दहन खत्म हो जाएगा और आपको फिर कल से अगला टॉपिक स्टार्ट, अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अम्ल क्षार, जो कि वो और हम आसान है बाबू। फर्स्ट चैप्टर के लिए आसान है अम्ल क्षार। चलते हैं बाबू, आप लोग बताइए कि दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? पहले बाबू तो कोई बताइए कि दहन किसे कहते हैं बाबू? किसको कहते हैं दहन? बताइए जल्दी से। तो बाबू दहन कहते हैं जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना प्रारंभ कर देता है, उसी को हम लोग दहन कहते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसी को हम लोग बाबू दहन कहते हैं। जैसे बाबू लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सब जलता है। जब उसको जलाएंगे बाबू तो तब जब ऊपर जलेगा तब ऑक्सीजन रहेगा, तभी जलेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बाबू कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। जलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रहेगा तो पदार्थ स्वयं जलेगा, उसको जलाएंगे तो जल जाएगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। तो देखते हैं दहन किसे कहते हैं। आइए लिख देते हैं कोई यहाँ पर, बोलिए तो आप लोग दहन किसे कहते हैं? ऐसे जब कोई पदार्थ, क्या बाबू, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, लिख देते हैं, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे, उसे दहन कहते हैं। क्या बाबू, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है बाबू, उसी को हम लोग दहन कहते हैं। जैसे बाबू कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण करेगा। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना बाबू ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जल नहीं सकता है। इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन रहेगा तो खुद जलेगा। अब इसको कहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन को,
कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण करेगा। इसी तरह बाबू जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ऊष्मा के साथ प्रकाश भी उत्पन्न करेगा बाबू। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगा तभी कोई पदार्थ जलेगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, H+O2 क्या बनेगा बाबू? SO2 प्लस ऊष्मा। तो आशा करते होंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दहन किसे कहते हैं। दहन के लिए बाबू ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा बाबू अब बताइए कि दहन की शर्त क्या क्या है, यानी कि दहन की आवश्यक शर्त। दहन का शर्त अगला है टॉपिक, दहन का क्या क्या शर्त है। बाबू की दहन यानी कि जलने के लिए क्या क्या शर्त है, कोई पदार्थ कब जलेगा। तो बाबू जलने के लिए आपको सबसे पहले पदार्थ होना चाहिए ज्वलनशील पदार्थ जो कि जल सके। जैसे मान लीजिए कि हम कागज लेते हैं तो कागज एक ज्वलनशील पदार्थ है, उसको जलाएंगे तो वह जलेगा। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। दूसरा हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति, पहला ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। और तीसरा बाबू किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए उस टेम्परेचर का जल उसको क्या कहते हैं, ज्वलन ताप होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर कोई कागज जलाना है तो वह सलाई मारने में जल जाएगा, लेकिन बाबू उसी को अगर हमको कोई प्लास्टिक जलाना हो तो प्लास्टिक नहीं जलेगा जल्दी। तो उसको जलाने के लिए उतना टेम्परेचर का ताप होना बहुत जरूरी है। अब बाबू क्या क्या शब्द है देखिए। तो पहला ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। पहला क्या बाबू? ज्वलनशील पदार्थ। और क्या बताएं अब आगे आप लोग बताइए। दूसरा, पहला ज्वलनशील पदार्थ हो गया। दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति या दहन की पोषण पदार्थ की उपस्थिति, उसी को बोलेंगे बाबू ऑक्सीजन की उपस्थिति। इसको लिख देते हैं बाबू दहन की पोषण पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषण पदार्थ की उपस्थिति। और क्या बताया बाबू? ज्वलन ताप की प्राप्ति। प्राप्ति मतलब हुआ बाबू कि होना जरूरी है। कोई पदार्थ आपके पास रहेगा तो वही उसी को प्राप्ति बोले बाबू। जैसे ज्वलनशील पदार्थ की प्राप्ति यानी कि ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए यानी कि प्राप्त होना चाहिए। ऑक्सीजन होना चाहिए और ज्वलन ताप जिस ताप पर जलेगा हुआ। तो बाबू आशा करते हो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं ज्वलन ताप।
अगला टॉपिक है बाबू ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप किसे कहते हैं या क्या होता है? ज्वलन ताप किसे कहते हैं बाबू? जब कोई पदार्थ, क्या बाबू, वह पदार्थ जिस ताप पर जलना प्रारंभ कर दे उसी को ज्वलन ताप पदार्थ, ज्वलन ताप कहते हैं। वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे बाबू ज्वलन ताप पदार्थ किसे कहते हैं बाबू? वह ताप जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसको ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे बाबू लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, ये सब जलने वाला पदार्थ है बाबू। इसको जब टेम्परेचर हम लोग देते हैं तो वह जलना शुरू कर देता है। लकड़ी कम टेम्परेचर में, कोयला और कम में, इसी तरह सब है जो जलना प्रारंभ कर देता है। लकड़ी, पुआल, कागज, जब क्या है बाबू? ज्वलन ताप है। जैसे बाबू आप लोगों से हम एक दिखाते हैं, इसी में एक चीज खाली अब बता दीजिए बाबू कि सबसे कम ताप पर कौन जलेगा? सबसे कम ताप पर पेट्रोल है बाबू जो सबसे कम ताप पर जलना प्रारंभ करेगा। सबसे कम ताप, सबसे कम ताप पर कौन जलेगा बाबू? पेट्रोल। और सबसे ज्यादा ताप पर, सबसे अधिक ताप पर कौन? कोयला। कोयला को जलने के लिए बाबू ताप बहुत ज्यादा होना चाहिए तभी कोयला जलेगा। और पेट्रोल को जलने के लिए कोई ताप की जरूरत नहीं, बहुत एकदम निम्न से निम्न ताप में पेट्रोल जलना प्रारंभ कर देगा। सबसे ज्यादा ताप, सबसे ज्यादा ताप पर कौन जलेगा बाबू? कोयला। और सबसे कम ताप पर पेट्रोल। दिखाते हैं बाबू। देखिए बाबू, एक कागज है और एक सलाई भी है। इसको जैसे बाबू हम जलाना प्रारंभ कर देंगे तो कागज को हमको जलाते कोई टाइम नहीं लगेगा, सिलाई मारेंगे तुरंत जल जाएगा। लेकिन ये एक कोयला को अगर हम लेकर, चाहे एक लकड़ी को लेकर हम जलाएंगे तो वह नहीं जल्दी जलेगा। इसलिए सबसे निम्न ताप पर कौन जाता है बाबू? पेट्रोल। अगर यही कागज की जगह अगर पेट्रोल रहता खाली हम सिलाई मारते और पेट्रोल जल जाता है। जैसे बाबू ये हम सिलाई धराए, अगर पेट्रोल रहता तो तुरंत जल जाता। लेकिन इसी कागज को जलाने के लिए बाबू हमको थोड़ा सा मेहनत करे पड़ेगा, तब कागज देखिए जलेगा। यही बाबू अगर कागज के जगह बाबू अगर हमको प्लास्टिक ले लेते हैं तो प्लास्टिक को जलाने के लिए हमको अधिक ताप की जरूरत होता है।
पढ़ाए भी थे बाबू दहन में कि जलाने के लिए ज्वलन ताप होना चाहिए, ज्वलनशील ज्वलन ताप, यानी कोई पदार्थ को जलाने के लिए ताप की जरूरत बहुत ज़्यादा है। जैसे बाबू आप लोग को एक और दिखाते हैं और क्या है, मान लीजिए बाबू एक हम प्लास्टिक लिए, ये प्लास्टिक को हम जलाने के लिए जैसे कागज तुरंत जल गया वैसे यह प्लास्टिक नहीं जलेगा बाबू, क्या है कि इसको जलने के लिए इस सलाई से ज़्यादा टेम्परेचर का होना जरूरी है, तभी प्लास्टिक जलेगा। देखिए आपको सामने दिखाते हैं जलता है कि नहीं। देखिए बाबू हम एक कागज जला रहे हैं, इसको प्लास्टिक को जला रहे हैं, देखिए प्लास्टिक नहीं जल रहा है, यानी कि प्लास्टिक को जलने के लिए हमको इस सलाई से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए तभी जलेगा। और कागज़ को जलाए, देखिए कागज़ तुरंत जल गया लेकिन ये प्लास्टिक नहीं जला, यानी कि जलने के लिए भी ताप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। चलते हैं तो आगे हम ज्वाला, समझ में आ गया होगा बाबू आपको ज्वलन ताप, किसी पदार्थ को जलने के लिए जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। यानी तो सबसे कम ताप पर कौन जलेगा बाबू? पेट्रोल। सबसे ज़्यादा ताप पर कौन जलेगा? कोयला। अगर बाबू कोयला को हम लोग जलाएंगे तो ऐसे नॉर्मल माचिस मारेंगे तो वह नहीं जल सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बाबू आगे है आपको ज्वाला। क्या बाबू? ज्वाला। ज्वाला किसे कहते हैं? चलिए बाबू आप लोग बताइए कि ज्वाला किसे कहते हैं? तो बाबू ज्वाला यह एक ऐसा क्षेत्र जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। ज्वाला किसको कहते हैं बाबू? ऐसा क्षेत्र जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। जैसे बाबू आप लोग एक लाइटर देखे होंगे, जैसे गैस जलाने वाला जो लाइटर होता है, चाहे और उसको क्या बोलते हैं, लाइटर नहीं बोलते हैं। तो इसको चापला पर ऐसे बाबू को भी आप लाइटर देते होंगे, इसे चापते हैं तो उससे आग फेंकता है बिना सलाई मारे ही। तो लाइटर होता है जबकि उसमें पेट्रोल डाला हुआ रहता है, पेट्रोल के माध्यम से वो जलता है, तो उसी को बाबू हम लोग ज्वाला कहते हैं। यह पदार्थ यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है, वहाँ गैस जलता है बाबू, उसी को क्या कहते हैं? ज्वाला। अब ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं इसको लिख देता ज्वाला, समझिए क्या होगी। यह क्षेत्र क्या बाबू? यह एक ऐसा क्षेत्र है, ज्वाला यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाबू गैसीय पदार्थ जलते हैं। ज्वाला कहते हैं। बाबू ज्वाला 4 प्रकार का होता है। ज्वाला समझ लिए होंगे, ज्वाला 4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है।
सब आता नहीं है बाबू, कभी कभी आता है तो ये सब ज़्यादातर लिखे वाला होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, समझा दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही बता दे रहे हैं कि आपको क्लास में याद हो जाएगा। तो बाबू ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? ज्वाला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बाबू? नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। काला क्षेत्र, और क्या बोल रहे बाबू जल्दी बताइए? नीला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, और क्या बाबू? अदीप्त क्षेत्र। अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र का बाबू रंग पीला होता है। इसको दीप्त क्षेत्र को पीला भी कह सकते हैं। और अदीप्त क्षेत्र का रंग बाबू लाल होता है, लाल। काला क्षेत्र, नीला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। तब बाबू ज्वाला कहते हैं। देखिए बाबू, जैसे हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए बाबू, जैसे हम इसको जलाएं, इसमें कितने रंग आपको दिख रहा है? देखिए बाबू, लाइटर नहीं है, उससे बहुत दिक्कत हो रहा है। सिलाई से समझाया जाए, सिलाई उतना जल नहीं रहा है, क्या करें? थोड़ा सा समझिएगा इसी पर। देखिए दिख रहा है। देखिए बाबू, इसमें आप छोड़िए बाबू, आप लोगों को ऐसे ही समझा देते हैं। बाबू जब हम लोग सिलाई बांधते हैं तो सिलाई में हम लोग को चाहे लाइटर जब हम लोग बांधते हैं तो उसमें 4 रंग दिखाई देता है। जैसे ही लाइटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे नीचे नीला क्षेत्र दिखाई देता है बाबू, नीला। वहाँ से लगेगा बाबू कि कुछ नहीं जल रहा है, उसके ऊपर जलेगा, नीला दिखाई देगा। उसके हल्का सा ऊपर, नीला के हल्का सा ऊपर बाबू, जैसे बाबू ये आप लोग लिख लिए होंगे, बताते हैं आप लोग। मान लीजिए बाबू, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती पर जलेगा, मेरा से काला नहीं है। मान लीजिए बाबू, ये एक मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती में बाबू जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर नीला हमको दिखाई देता है, यहाँ पर नीला दिखाई देता है। इसको बाबू हम लोग बोलते हैं नीला क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? नीला क्षेत्र, नीला क्षेत्र। इस नीला क्षेत्र को बाबू पॉइंट से ठीक हल्का सा ऊपर, यहाँ से ठीक हल्का सा ऊपर, यहाँ पर बाबू आप लोगों को काला दिखाई देगा। उसको क्या दिखाई देगा? काला। तो इसको क्या बोलते हैं? काला क्षेत्र। आप लोग मोमबत्ती बनेगा तो उसमें आप लोग गौर करके देखिएगा, काला क्षेत्र हो गया बाबू। उसके ऊपर बाबू आप लोग देखिएगा तो 2 रगन का दिखाई देगा। क्या रगन? 2 रगन। जो सबसे बाहरी कलर होगा, जो सबसे बाहर में जब आप जो रहेगा वह लाल रगन दिखाई देगा, लाल। और जो अंदर में बाबू रहेगा वह पीला दिखाई देगा। अंदर वाला रंग कैसा दिखाई देगा? पीला। जैसे बाबू फिर से दिखाते हैं आप लोग को, अगर दिखाई देते हैं तो ठीक है। ये देखो,
दिखाते हैं बाबू। देखिए दिखाई देता है कि नहीं। जो दिखाई दे रहा है। देखिए बाबू, इसमें एक लाल रंग है, एक पीला है, आपको दिखाई दिया होगा। देखिए बाबू, इसमें कितने रंग दिखाई दे रहा है। सबसे बाहरी लेयर कैसा है, लाल, और सबसे अंदर का रंग पीला। तो इसी में बाबू सबसे बाहरी कलर कौन है, लाल, और लाल को ठीक अंदर बाबू जो लो दिखाई देता है वह पीला दिखाई देता है, और जहाँ से जलना स्टार्ट होता है वह नीला दिखाई दे रहा है। नीला के ठीक ऊपर काला दिखाई देता है बाबू। तो बाबू आशा करते होंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज्वाला बाबू, नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होता है। जब बाबू यह नीला क्षेत्र होता है, यहाँ से कोई वस्तु को अगर हम जलाएंगे तो वह वस्तु नहीं जलेगा। जलाने के लिए क्या बाबू, यहाँ की जरूरत है। जब तक यहाँ कोई वस्तु नहीं रखेंगे वह वस्तु नहीं जलेगा। अगर हम कोई वस्तु को मान लीजिए कि यहाँ रख के कहीं तक हम वस्तु को जला लेंगे तो कभी नहीं जलेगा बाबू, काहे कि नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है बाबू, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं बाबू। ये टॉपिक आउ है एलपीजी, जो कि आप लोग घर में प्रतिदिन देखते हैं। एलपीजी बाबू आप लोग बताइए कि खाना बनाने में कौन सी गैस उपयुक्त होता है। खाना बनाने में घर में जो बाबू खाना बनता है वहाँ कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। बाबू खाना बनाने में एलपीजी गैस का ही उपयोग होता है। हम लोग जो घर में खाना बनाते हैं वहाँ एलपीजी गैस का उपयोग होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? दिखाई दे रहा है बाबू, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बाबू यही होता है। या पूछ देता है बाबू कभी कभी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे बाबू, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? आप लोग बताइए कि एलपीजी जो होता है वो उसमें क्या क्या मिला होता है और इसका मुख्य अवयव कौन है। एलपीजी में बाबू मिला होता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लिख देते हैं, क्वेश्चन पूछता है कभी बाबू एलपीजी में एलपीजी किसका मिश्रण है। एलपीजी किसका मिश्रण है और इसका मुख्य अवयव क्या है। बाबू आप लोग बताइए कि एलपीजी का किसका मिश्रण है बाबू। तो एलपीजी एथेन का मिश्रण है, प्रोपेन का मिश्रण है और ब्यूटेन का मिश्रण है। किसका किसका है बाबू? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन का मिश्रण है।
एथेन के बाबू आप लोग सूत्र बताइए कि एथेन का सूत्र क्या होता है। एथेन का सूत्र होता है बाबू C2H6, C2H6। प्रोपेन का बाबू C3H8, ब्यूटेन का C4H10। यही 3 प्रोपेन का बाबू एलपीजी का निर्माण करता है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है बाबू? एलपीजी का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। एलपीजी का यही बाबू ब्यूटेन ही है, ये मुख्य अवयव है। अगर पूछ दे कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो मुख्य अवयव है बाबू ब्यूटेन। एलपीजी किसका किसका मिश्रण है? अगर पूछ दे तो एलपीजी 3 पदार्थ का मिश्रण, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, और उसका मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन। आप लोग और बताइए बाबू कि एलपीजी जो गैस होता है, गैस में जो आपके घर में खाना बनता है, वो गैस आप लोग देखे होंगे, वह गैस हल्का सा भी लीकेज होता है तो आप लोगों को एक गंध सुनाई पता चलता होगा कि लगता है कि गैस नहीं निकल रहा, तो वह गंध है। इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एलपीजी में गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? जो गंध निकालता है उसके लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? अजय लिख दे बाबू। एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो आप लोग बताइए कि एलपीजी गैस में जो गंध होता है उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो बाबू वह पदार्थ होता है एथाइल मार्क कैप्टन। एथाइल मार्क कैप्टन। एथाइल मार्क कैप्टन, इसी को बाबू हम लोग एथाइल मार्क कैप्टन चाहिए एथिल मार्क कैप्टन बोलते हैं। कभी कभी आप लोगों को देगा बाबू कि एथाइल ऑप्शन दे देगा कि एथिल मार्क कैप्टन, एथाइल दे देगा बाबू, तो गड़बड़ाना नहीं है, दोनों एक ही होता है। इसका सूत्र क्या होता है बाबू? C2H5SN। C2SN है बाबू, SX, सॉरी गलती निकालिए, SX। बताइए बाबू कि एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मार्क कैप्टन, एथिल मार्क कैप्टन। उसका सूत्र क्या होता है बाबू? C2H5SH, C2H5SH। आप लोग बाबू एक चीज और बता दीजिएगा कि 1 ग्राम एलपीजी में कितने जूल होते हैं? 1 ग्राम एलपीजी में देखते हैं, 1 ग्राम एलपीजी में कितने बाबू जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं? तो 50 किलो जूल होता है बाबू, 50 केजी जूल। याद कर लीजिएगा आप लोग ये 1 ग्राम है बाबू, 1 ग्राम एलपीजी में कितने जूल होते हैं? तो 50 किलो जूल होता है बाबू। तो बाबू आप लोग का ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा देंगे और उसके बाद हम अगला चैप्टर हमने छात्र चालू करेंगे, तो कल से चलेगा अम्ल और छात्र। पहला चैप्टर बाबू जो चालू कर दिया आप लोगों को खत्म हो गया। तो बताइए कि मेरा कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाबू मेरा वीडियो के कंटेंट के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर आपका वीडियो कैसा है। जाके आप लोग ये बताते हैं तो उसके
उससे मोटिवेट होकर वीडियो लाते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।